एपिसोड 41 शॉपिंग मॉल। श्रिविका और अब्रम को लगभग 2 घंटे हो गए थे और इन 2 घंटों में श्रिविका तो काफी ज्यादा फ्रेश लग रही थी, लेकिन वही अब्रम की फ्रेशनेस की तो 12 बज गई थी। फाइनली श्रिविका की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, जिसपे अब्रम ने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, फाइनली ये खत्म हुआ। उसकी बात सुन श्रिविका जो आगे चल रही थी वो पीछे मुड़कर बोली, कुछ कहा तुमने? तो अब्रम ना मैं सर हिलाकर बोला, नहीं तो। श्रिविका उसके जवाब पर कुछ नहीं कहती है। वो दोनों बिल काउंटर पर आते हैं। सेल गर्ल अब्रम को देखती फिर उनका सामान पैक कर स्माइल के साथ बोली, थैंक्स फॉर कमिंग, हैव अ गुड डे। उसकी बात पर श्रिविका अपने कार्ड को आगे कर देती है, जिसे देख सेल गर्ल मुस्कुराकर बोली, लीव इट माम, देयर इज नो नीड फॉर इट। जिसे सुन श्रिविका अब्रम से बोली, इसकी जरूरत क्यों नहीं है? जिस पे अब्रम बोला, अच्छी बात है ना, आप क्यों परेशान हो रही है, हमें चलना चाहिए। जिसे सुन श्रिविका बोली, अरे ऐसे कैसे चले जाए? फिर वो सेल गर्ल से बोली, आप हमसे पैसे क्यों नहीं ले रही हैं? तो सेल गर्ल अब्रम की तरफ इशारा कर श्रिविका से बोली, मैम ये मॉल अब्रम सर का है तो हम बिल कैसे ले सकते हैं? उसकी बात सुन श्रिविका अब्रम की तरफ हैरानी से देखती है। वही अब्रम अपने हाथ को गर्दन पर फेरते हुए एम्बैरसिंग से बोला, अब हम चले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि श्रिविका को ये पता चले। श्रिविका उसकी बात इग्नोर कर इस बार वो ध्यान से पूरे मॉल को देखती है। मॉल काफी बड़ा था, हर एक चीज वहाँ काफी एक्सपेंसिव थी, यहाँ तक कि वहाँ के कलेक्शन भी काफी यूनिक थे। कोष्टक उसके ऐसे पूरे मॉल को देखने से अब्रम को थोड़ी घबराहट होने लगी। वो बस यही सोच रहा था कि श्रिविका कहीं उस पे कोई और नया इल्जाम ना लगा दे। श्रिविका मॉल को देख अब्रम से बोली, अरे वाह काफी अच्छा मॉल है तुम्हारा। जिसे सुन अब्रम को पता नहीं क्यों पर अंदर से उसे खुशी जरूर हुई। अब्रम शॉपिंग बैग उठाता है तब पता चलता है कि श्रिविका ने कितनी शॉपिंग की है। वो बैग काफी ज्यादा थे और अब्रम को भी काफी परेशानी हो रही थी उन्हें उठाने में, पर मजाल है कि श्रिविका उसकी मदद करे। श्रिविका मॉल देखते हुए आगे चल रही थी और अब्रम उन बैग्स को लेकर उसके पीछे चल रहा था। तभी श्रिविका रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अब्रम उससे टकराते टकराते बचता है। श्रिविका बोली, सामान थोड़ा ज्यादा है, रुको मैं हेल्प करती हूँ। जिस पे अब्रम बोला, अरे कोई बात नहीं मैं उठा लूंगा, इट्स ओके मैं मदद कर देती हूँ। ये बोल श्रिविका एटीट्यूड के साथ अब्रम के हाथ में पकड़े एक बैग से एक लिपस्टिक उठा लेती है और शान से आगे बढ़ जाती है जैसे उसने अब्रम की काफी ज्यादा हेल्प कर दी हो। जिसे देख मानो अब्रम का तो दिमाग की खराब हो गया। वो मन में बोला, ये क्या था, इन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कैसे कर दी अनएक्सपेक्टेड। और क्या कहा सामान थोड़ा ज्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ थोड़ा शब्द का इस्तेमाल उसे जलील करने के लिए किया है। ये सब मन में बोल अब्रम गहरी सांस लेकर श्रिविका के पीछे चला गया। सा एम्पायर शशांक और अद्वैत की मीटिंग खत्म हो गई थी। अब्रम के ना आने से उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया था। ओरियन शशांक के कैबिन का डोर नॉक करता है तो शशांक उसे आने को कहता है। ओरियन अंदर आता है और शशांक के सामने एक फाइल रखकर बोला, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। शशांक उस फाइल को पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। वो साइन करके बोला, धीरे धीरे झटके देना इसे। जिसपे ओरियन हाँ में सर हिलाकर बोला, एक और बात थी। जिसपे शशांक उसकी ओर देखता है। ओरियन थोड़ा गंभीर होकर बोला, कल रात को हमला मिस्टर कपूर ने कराया था, वो उस दिन की बेइज्जती भूले नहीं है शायद। जिसे सुन शशांक बोला, अच्छी बात है, भूलना भी नहीं चाहिए, उनकी यादाश्त में एक और बेइज्जती ऐड करने का वक्त आ गया है। उसकी बात ओरियन काफी अच्छे से समझ गया था। अग्निवंशी मेंशन श्रिविका और अब्रम की कार वहां आकर रुकती है। श्रिविका कार से उतर गई। अब्रम भी उतरकर सर्वेंट को आवाज देता है तो 2 सर्वेंट वहां आ जाते हैं। अब्रम उन्हें कार से सामान निकालने को बोलता है। सर्वेंट सारा सामान उतारकर मेंशन में लेकर चले जाते हैं। अब्रम वापस कार में बैठने को होता है तो श्रिविका बोली, अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिसे सुन अब्रम उसे देखने लगता है तो श्रिविका अपनी बात सही करके बोली, मेरा मतलब तुम अंदर नहीं आओगे। जिस पे अब्रम अपनी वॉच में टाइम देखकर बोला, ऑलरेडी मैं काफी लेट हूँ। फिर वो वापस बैठने को होता है तो श्रिविका उसे रोकते हुए बोली, रुको मुझे कुछ कहना है। तो अब्रम रुककर उसे देखता है। श्रिविका काफी हिम्मत करके बोली, थैंक्स मेरे साथ चलने के लिए। उसकी बात सुन अब्रम को काफी हैरानी हुई। उसने सोचा नहीं था कि इस लड़की से थैंक्स सुनने को भी मिलेगा, पर उसकी हैरानी ज्यादा देर तक नहीं रही। श्रिविका बोली, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई, ये सिर्फ थैंक्स था, इसका कोई और मीन मत निकालना। ये बोल वो वहां से सेल्फ एटीट्यूड के साथ चली गई। उसने थैंक्स भी बोल दिया और थैंक्स को गिना भी दिया।
अब्रम उसकी बात सुन फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेर कर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वो और कर भी क्या सकता था, कहीं ना कहीं उसे इस बात की आशंका पहले ही हो गई थी कि ये लड़की इतनी आसानी से थैंक्स कैसे बोल रही है। अगर अभी कर्निश या अद्विक में से कोई भी उसके सामने होता तो वो उसकी जान ले लेता। कोष्टक श्रिविका सीधा स्मृति के रूम में चली गई, पर वहां दो नए लोगों को देख वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसे देख पूजा जी और राजेश जी भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी श्रिविका को यहाँ नहीं देखा था। क्या होगा आगे, किस फाइल पर शशांक ने साइन किए और क्या था उस फाइल में, अब शशांक मिस्टर कपूर के साथ क्या करेगा और अब्रम सभी लड़कों के साथ क्या करेगा। एपिसोड 42। श्रिविका को देख दादाजी बोले, अरे बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। जिसे सुन श्रिविका हाँ में सर हिलाकर अंदर आ गई। दादाजी श्रिविका का परिचय पूजा जी और राजेश जी को देते हुए बोले, ये है श्रिविका, अविनाश और शाहिका की बैठी, और बेटा ये है पूजा और ये राजेश। जिसे सुन राजेश जी और पूजा जी मुस्कुरा कर श्रिविका की ओर देखते हैं तो श्रिविका भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद राजेश जी अग्निवंशी एम्पायर के लिए निकल जाते हैं और सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उनका वक्त कहाँ निकल जाता है उसका पता भी नहीं चलता। रात का वक्त हो गया था। श्रिविका ने जब जाने को कहा तो दादाजी ने उसे खाना खाने के बाद जाने को कहा और पूजा जी रात का खाना देखने के लिए किचन में चली गई। वही श्रिविका ने जो आज शॉपिंग की थी स्मृति के लिए, वो उसे दिखा रही थी। उसकी शॉपिंग देख स्मृति की आंखें बड़ी हो गई थी। वो आश्चर्य से बोली, आपने कुछ ज्यादा ही नहीं खरीद लिया। उसकी बात सुन श्रिविका बोली, आपको ये ज्यादा लग रहा है, मुझे तो काफी कम लग रहा है। मुझे तो आपके लिए कुछ और भी लेना था, पर वो जो मेरे साथ आए थे ना, उनका स्टैमिना काफी कम है, वो काफी जल्दी थक गए थे। उसकी बात सुन स्मृति उससे पूछते हुए बोली, और आप किसके साथ गई थी। श्रिविका उसकी बात का जवाब देती उससे पहले कर्निश अंदर गिरते पड़ते हुए आया और उसके तुरंत बाद प्रतीक और लास्ट में क्रियांश। वो तीनों अंदर आकर हाफ रहे थे। कर्निश हाफते हुए प्रतीक और क्रियांश से बोला, देखा मैंने कहा था ना, मैं ही सबसे तेज हूँ। उसकी बात पर क्रियांश टेबल के पास जाते हुए बोला, चल ना, बस 2 कदम का ही फासला था। ये बोल वो टेबल से पानी उठाकर पीने लगता है। प्रतीक भी उसके पास जाते हुए बोला, और मुझसे सिर्फ 1 कदम का। कर्निश भी उनके पास आकर पानी पीते हुए बोला, चुप करो सालो, सीधा सीधा बोलो ना कि जलते हो मुझसे। स्मृति और श्रिविका उन तीनों को हैरानी से देख रही थी। कर्निश पानी पीकर स्मृति के पास आकर बोला, आप कैसी हो, अब दादू ने अपनी बोरिंग बातों से आपको पकाया तो नहीं। स्मृति उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपना सवाल पूछती है, पहले आप सब बताइए कि आप सब ऐसे क्यों भाग रहे थे। उसकी बात पर कर्निश उसके पास बैठकर बोला, हम तीनों ने बेट लगाई कि कौन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और देखिए मैं जीता। उसकी बात पर प्रतीक स्मृति की दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, चल चल, स्मृति जी ने साफ साफ देखा है कि कौन जीता। क्रियांश भी कर्निश को खिसका स्मृति के पास बैठते हुए बोला, सही कहा, यहाँ सबको पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये बोल वो कर्निश को तिरछी नजरों से देखता है तो कर्निश कुछ बोलता उससे पहले स्मृति बोली, अरे बस बस लड़िए मत, आप सब जीत गए बस। उसकी बात सुन तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर कर्निश श्रिविका से बोला, और आपकी शॉपिंग कैसी रही। उसकी बात पर श्रिविका बोली, पहले तो मुझे आप बोलना बंद करो यार, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ही यहाँ पर सबसे बड़ी बुजुर्ग हूँ। उसकी बात पर सभी को हंसी आ गई। उसकी बात पर कर्निश हंसते हुए बोला, अच्छा मैं फिर पूछता हूँ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग। उसकी बात पर श्रिविका बोली, काफी अच्छी रही। उसकी बात पर कर्निश बोला, बस अच्छी, अगर मैं आता तो तुम्हारी शॉपिंग बहुत अच्छी होती। उसकी बात सुन श्रिविका बोली, मतलब। कर्निश अब्रम की चुगली करते हुए बोला, मतलब ये है कि मेरे जो अब्रम भाई है ना, वो थोड़े कंजूस टाइप के हैं। उसकी बात सुन श्रिविका भी सोचते हुए बोली, तभी मैं सोचूं कि मैंने इतनी जल्दी शॉपिंग खत्म कैसे कर ली, इसका मतलब वो काफी कंजूस व्यक्ति है। श्रिविका कर्निश के झांसे में आ गई थी। ये देख प्रतीक बोला, एब साले क्यों बोल रहा है ऐसे। फिर वो श्रिविका से बोला, आप इसकी बातों में ना आओ, ये गधा ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। स्मृति बस उन सब की बातें सुन रही थी। कर्निश उसका कोई जवाब देता उससे पहले क्रियांश उठते हुए बोला, इसे जो बोलना था वो ये बोल गया, अब मैं बोलूंगा, वो भी अब्रम भाई के सामने। उसकी बात सुन कर्निश उसे पकड़ पाता उससे पहले वो वहां से दरवाजे की ओर भाग गया। कर्निश भी उसके पीछे भागा। तभी पूजा जी वहां आ गई और उन्हें देख क्रियांश अचानक रुक गया। उसके अचानक रुकने से कर्निश उससे जोर से टकरा गया। क्रियांश खुद को संभाल कर्निश को इग्नोर करके पूजा जी के पास जाकर उनके गले लगते हुए बोला, आप आ गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसे हल्का साइड कर कर्निश भी उनके गले लगते हुए बोला, कितने दिन हो गए थे आपको गए हुए, हमारी याद नहीं आई क्या।
प्रतीक भी भागते हुए आया और अपनी जगह बनाकर उनके गले लगकर बोला, कोई इतने दिनों के लिए जाता है क्या, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। स्मृति उन सबको मुस्कुरा कर देख रही थी, ये सेम फील उसने भी किया था पूजा जी को देखकर। श्रविका को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था पर उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था। पूजा जी उन सब की पीठ थपथपा कर बोली, अरे बस भी करो, मुझे गए हुए इतने भी दिन नहीं हुए थे। उनकी बात सुनकर भी कोई दूर नहीं हुआ तो पूजा जी आगे बोली, अरे मुझे सांस तो लेने दो। इस बार वो तीनों उनसे दूर होकर मुंह बना लेते हैं तो पूजा जी उन तीनों से प्यार से बोली, देखो ऐसे मुंह मत बनाओ, मैंने तुम सब के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। उनकी बात पर वो तीनों खुश होकर एक साथ बोले, सच्ची मुच्ची। पूजा जी भी उनकी तरह ही बोली। फिर पूजा जी स्मृति से बोली, बेटा हम तुम्हारा खाना ऊपर लेकर आते हैं। जिसपे स्मृति हाँ में सर हिला देती है। फिर पूजा जी श्रविका से बोली, आओ बेटा तुम भी खाना खा लो। जिसपे श्रविका हाँ में सर हिलाकर खड़ी हो जाती है। कर्निश स्मृति से बोला, डोंट वरी स्मृति जी, हम सब यू गए और यू आए। स्मृति मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। स्मृति श्रविका से बोली, प्लीज आप वो स्केच बुक दे दो ना। श्रविका उस स्केच को देख उसके पास चली जाती है। वो तीनों लड़के पूजा जी को बातें बताते हुए अपने साथ लेकर चले गए। इधर मेंशन के बाहर शशांक, ओरियन और अब्रम की कार रुकती है। वो तीनों मेंशन में जाते उससे पहले अद्वैत की भी कार वहां रुकती है। वो उन सबको देख अब्रम से बोला, और कैसी रही तेरी शॉपिंग। जिसे सुन अब्रम उसके पास आते हुए बोला, रुक ना तुझे बताता हूँ कैसी रही मेरी शॉपिंग। ये बोल वो अद्वैत को पकड़ने के लिए भागा और उसे देख अद्वैत अंदर भागा। उन्हें देख शशांक ओरियन से बोला, अद्वैत का तो पता था पर अब्रम को क्या हो गया। जिसपे ओरियन हंसकर बोला, अब्रम पर भरोसा है, वो मर जाएगा पर अद्वैत जैसी हरकतें नहीं करेगा। शशांक अपनी आंखें गोल घुमाकर अंदर चला गया। अद्वैत भागते हुए अंदर आया तो उसकी नज़र पूजा जी पर पड़ी। वो भागकर उनके गले लग गया। पूजा जी उसके अचानक ऐसे गले लगने पर थोड़ा घबरा गई। अद्वैत उनसे दूर होकर बोला, क्या पूजा आंटी, कितनी देर कर दी आपने, आई मिस यू सो मच। उसकी बात सुन पूजा जी मुस्कुरा कर बोली, आओ खाना खा लो। अद्वैत खुश होकर जल्दी से अपनी शीट पर बैठ जाता है। वही अब्रम पूजा जी को देखकर उनके पैर छूकर बोला, फाइनली आप आ गई। जिसपे पूजा जी कुछ बोलती उससे पहले ओरियन और शशांक वहां आकर पूजा जी के पैर छूते हैं और ओरियन बोला, राजेश अंकल कहाँ है। तो पूजा जी बोली, वो बाहर गए हैं, तुम सब फ्रेश होकर खाना खाने आ जाओ। शशांक हाँ में सर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसके साथ ओरियन और अब्रम भी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शशांक रूम के बाहर आता है तभी श्रविका रूम से बाहर आती है। शशांक को देख वो अपनी जगह पर रुक जाती है। शशांक भी अपनी जगह रुक जाता है। शशांक को कुछ न बोलता देख श्रविका जाना ठीक समझती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। शशांक दरवाजे पर नोक करता है। स्मृति को अंदाजा नहीं था कि बाहर शशांक है। तभी गेट खुलता है और शशांक अंदर आता है। उसकी नज़र स्मृति से मिली तो उसकी नज़र एक सेकंड के लिए उस पे ही रुक गई। स्मृति भी एक पल के लिए उसे ही देखती रही। शशांक अपनी नज़रें फेर कर वार्ड रूम की तरफ चला गया। स्मृति ने भी चैन की सांस ली। शशांक अपने कुछ कपड़े लेकर बाहर आया और थोड़ी हिम्मत करके बोला, अब चोट कैसी है। उसकी बात सुन स्मृति हड़बड़ा कर बोली, जी अब ठीक है। उसकी बात सुन शशांक एक नज़र उसे देखता है और बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद स्मृति हल्की राहत महसूस करती है पर शशांक का ऐसे पूछना उसे काफ़ी अच्छा लगा था। सब लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं और दादाजी कर्निश को श्रविका को घर छोड़ने के लिए कहते हैं तो श्रविका उन्हें मना करती पर दादाजी और शिव के कहने पर वो मान जाती है। श्रविका को छोड़ने क्रियांश, प्रतीक और कर्निश तीनों जाते हैं। अब तो श्रविका को भी उन सब के साथ मजा आने लगा था। क्या होगा आगे, क्या श्रविका को सब मिलकर शशांक से दूर रख पाएंगे। जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर 111 प्लीज गाइस लाइक एंड कमेंट 1 प्लीज अपने ओपिनियन बताए। अगर आप सबको कोई मिस्टेक नजर आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताए। कुछ तो रिएक्ट कीजिए जिससे मुझे कहानी को आगे लिखने की प्रेरणा मिले। ना कोई लाइक करता है ना कमेंट। एंड एपिसोड 43। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्मृति का घाव भी काफी हद तक ठीक हो गया था और इस बीच वो अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शशांक रोज उसकी वजह से परेशान हो। पर बेचारा शशांक अपने बेड पर सो ही नहीं पाया था क्योंकि पूरे कमरे और बेड से स्मृति की ही महक आती थी। कभी कभी श्रविका भी स्मृति से मिलने आ जाती थी और इस बीच वो भी काफी घुल मिल गई थी। जब भी अब्रम उसके सामने आता तो वो कुछ ऐसा करती जिससे अब्रम हर बार चौंक जाता। स्मृति और शशांक का भी कई बार सामना हुआ लेकिन बात कभी नहीं होती थी। और आज मकर संक्रांति थी। घर में सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे।
और दादाजी के कहने पर मेंशन को थोड़ा सजाया भी था क्योंकि हर बार उनके कुछ दोस्त और गेस्ट भी आते थे। कर्निश, अद्विक दोनों ने अपनी टीम बना ली थी, ओरियन, प्रतीक की टीम और अब्रम, क्रियांश की टीम। ओरियन और अब्रम को कोई शौक तो नहीं था ये सब करने का, पर अद्विक और कर्निश का बेमतलब इतना हवा में उड़ना सहन भी नहीं हुआ, इसीलिए वो भी ये कर रहे थे प्रतीक और क्रियांश की जबरदस्ती की वजह से। कोष्टक, शशांक बस अपने काम पर फोकस कर रहा था, उसका बस चलता तो वो आज भी ऑफिस चला जाता। इधर पूजा जी और स्मृति किचन में मकर संक्रांति का स्पेशल खाना बना रहे थे, जैसे खीच, तिल के लड्डू और भी बहुत कुछ। उनका खाना लगभग बन गया था तो पूजा जी स्मृति से बोली, जाओ बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, बस इतना सा है जो मैं भी करके तैयार होने चली जाऊंगी। स्मृति हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। रास्ते में उसे कर्निश मिल गया। कर्निश जल्दी उसके पास आया और बोला, भा मेरा मतलब स्मृति जी, आप किसकी साइड हो? ये भी मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स आप मेरे और अद्वैत भाई के साथ होगी। स्मृति को तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी कर्निश बोला, ओह शीत, मुझे तो अद्वैत भाई ने किसी काम से भेजा था। फिर वो भागते हुए स्मृति से बोला, आप हमारी साइड है, ठीक है। स्मृति उसकी हरकत पर हल्का हंसकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद शशांक अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों तक आया तो उसकी नज़र अपने सामने आ रही स्मृति पर गई तो वो सांस लेना ही भूल गया। स्मृति ने आज मल्टी कलर सीक्वेंस की साड़ी पहनी थी। लंबे बाल जो खुले लहरा रहे थे, इस साड़ी में वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। ये साड़ी श्रिविका स्मृति के लिए लाई थी। शशांक बिना पलके झपकाए स्मृति को देख रहा था और वही स्मृति ने सर उठाकर सामने की ओर देखा तो उसकी नज़र भी शशांक के ऊपर एक पल के लिए रुक गई थी। शशांक ने आज ब्लैक शर्ट विथ हिलाइच कलर की पेंट पहनी थी, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। बाल जेल से सेट थे और एक हाथ में वॉच थी और दूसरा हाथ पेंट की पॉकेट में था। वो जब शशांक के पास आई तो शशांक का ध्यान टूटा और वो इधर उधर देखने लग गया। स्मृति भी नीचे जमीन को देखने लग गई। फिर शशांक स्मृति को आगे चलने के लिए इशारा कर साइड हो गया। स्मृति हाँ में सर हिला आगे बढ़ गई और उसके पीछे शशांक भी। नीचे हॉल में दादाजी, राजेश जी और सारे बॉयज बैठे थे। उन सब की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वही ठहर गई। स्मृति आगे और शशांक उसके पीछे आ रहा था। वो दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। स्मृति अपने बालों को एक साइड कर रही थी और शशांक अपने फोन में देख रहा था। उनको देख लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। कोष्टक, स्मृति और शशांक दोनों उनके पास गए और शशांक वहां जाकर ओरियन की साइड बैठ गया। वही स्मृति दादाजी और राजेश जी के पैर छूकर बोली, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तुम्हें भी बेटा, दादाजी मुस्कुरा कर बोले। कर्निश स्मृति से बोला, आपको याद है आपने कहा था कि आप हमारी साइड हो। उसकी बात सुन प्रतीक बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ स्मृति जी, आप इस लंगूर की साइड हो। इंसान जो कहे जरूरी नहीं कि वो उस पे ही टिके। अभी भी वक्त है, आप हमारी साइड में आ जाओ क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। उसकी बात सुन स्मृति से पहले क्रियांश बोला, ओ बेटा ओ, क्या हम जीतेंगे? हम क्या यहाँ टाइम पास करने आए हैं? स्मृति जी हमारी साइड रहेगी, बात खत्म। उनकी बहस देख दादाजी बोले, चुप करो तुम सब, आज मेरे कुछ पुराने दोस्त आएंगे तो मैं स्मृति बेटा को आज उनसे मिलाऊंगा। उनकी बात सुन कर्निश बोला, क्या दादू, आप क्या स्मृति जी को अपने साथ बैठाकर बोर करना चाहते हो? उसकी बात पर राजेश जी को हंसी आ गई। दादाजी उन्हें घूरकर देखते हैं तो वो हंसी दबा देते हैं। तभी शिव वहां आते हैं तो कर्निश खड़ा होकर बोला, अद्विक भाई चलो ना, हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें ही जीतकर इन सब की गलतफहमी दूर करनी होगी। उसकी बात पर प्रतीक बोला, अरे चल चल, दूर तो हम करेंगे, वो भी तेरी गलत सोच। फिर वो ओरियन से बोला, चलो ना भाई, हम भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसकी बात सुन ओरियन बोला, अरे हम बिना प्रैक्टिस के भी जीत जाएंगे, तू क्यों परेशान होता है? उसकी बात पर अद्विक हंसकर बोला, वो तो देख लेंगे। जिसपे ओरियन उसे हल्की स्माइल देता है तो अद्विक जलाते हुए वहां से चला जाता है। पर उनके जाने के बाद प्रतीक, क्रियांश जबरदस्ती अब्रम और ओरियन को अपने साथ ले जाते हैं। स्मृति भी किचन में चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद शशांक को हल्की खांसी चलती है तो वो उठकर पानी पीने चला जाता है। किचन में स्मृति ऊपर के ड्रॉ से एक डब्बा निकालने की कोशिश कर रही थी पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। तभी शशांक किचन में आता है तो उसकी नज़र अचानक स्मृति की गोरी कमर पर जाती है, जो स्मृति के हाथ ऊपर करने से दिख रही थी। शशांक बेशर्मों की तरफ उसकी पतली गोरी सी कमर को देखे जा रहा था। स्मृति को जब आभास होता है कि कोई उसके पीछे है तो वो सर घुमा कर पीछे देखती है। शशांक की नज़रें देख वो जल्दी से अपने हाथ नीचे कर सही से खड़ी हो जाती है। वही शशांक को भी अपनी हरकत पर काफी गुस्सा आता है। उसकी वजह से स्मृति अक्वार्ड हो गई।
फिर वो टेबल पर रखे पानी को पी लेता है और स्मृति की तरफ बढ़ जाता है। उसे अपनी ओर आता देख स्मृति घबरा कर 2 कदम पीछे हो अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। वो शशांक की ओर देखती है तो वो उसे ही देख रहा था, जिसे देख घबराहट के मारे वो जल्दी से अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। शशांक उसके पास आया तो स्मृति ने डर कर आंखें बंद कर ली, उसके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शशांक उसे देखता है तो उसके चेहरे पर बहुत छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर ड्रॉ से एक डिब्बा उतार के नीचे रख देता है जिस डिब्बे को स्मृति उतारने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब स्मृति को कोई आवाज नहीं आती तो वो आंखें खोल कर देखती है और डिब्बे को देख उसे खुद पर शर्म आती है। वो खुद से बोली, हम इतने पागल कैसे हो सकते हैं? वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? क्या होगा आगे, कौन जीतेगा? कर्निश, प्रतीक या क्रियांश और किसके साइड रहेगी स्मृति? जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। एपिसोड 44। दादाजी के कुछ दोस्त आए हुए थे और वो सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। पूजा जी भी उन्हीं के साथ बैठकर बातें कर रही थी। राजेश, शिव और अविनाश मेन हॉल में बैठे अपने कॉलेज की पुरानी बातें कर रहे थे कि कैसे वो सब लोग मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाया करते थे। वही कर्निश, अद्विक, स्मृति और श्रिविका को अपनी ऑडियंस के तौर पर छत पर अपने साथ ले गए थे। शशांक की 1 घंटे बाद मीटिंग थी, इसीलिए अभ्रम के कहने पर वो भी छत पर आ गया, पर उसका कोई मन नहीं था आने का। उन तीनों टीमों की पतंगें तैयार थी। उनकी पतंग देख श्रिविका स्मृति से बोली, हम क्या बस इन सबको देखेंगे? मुझे भी पतंग उड़ानी है। मैंने काफी सुना है कि पतंग उड़ाने में काफी मजा आता है। उसकी बात पर स्मृति मुस्कुराकर बोली, ये तो अच्छी बात है, तो आप क्यों नहीं उड़ा रही पतंग? उसकी बात सुन श्रिविका मायूस होकर बोली, अगर हमें आती तो हम यहाँ थोड़ी खड़े होते। क्या आपको आती है पतंग उड़ाना? जिसपे स्मृति बोली, हाँ हमें आती तो है, लेकिन। उसकी बात सुन श्रिविका चहक कर बोली, वाओ दैट्स ग्रेट। फिर वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोर से बोली, अरे सुनो सब। उसकी बात पर सभी उसे देखने लग गए। इतना जोर से उसके बोलने पर शशांक भी उनकी ओर देखने लगता है। श्रिविका खुश होकर बोली, पहले 3 टीम थी ना, तो अब 4 होगी। उसकी बात सुन क्रियांश बोला, और ये 4th टीम किसकी होगी? श्रिविका स्मृति का हाथ ऊपर करके बोली, स्मृति जी और मैरी। उसकी बात सुन स्मृति हैरान रह गई। वही कर्निश बोला, क्या बात है, आपको पतंग उड़ानी आती है? उसकी बात पर श्रिविका बोली, मुझे नहीं तो क्या, मेरी पार्टनर को तो आती है। उसकी बात पर स्मृति अपना हाथ नीचे करके बोली, अरे ये मजाक कर रही है। फिर वो श्रिविका से धीरे से बोली, अरे आप हमारी पूरी बात तो सुन लेती। हम ये कह रहे थे कि हमें पतंग उड़ानी आती है, लेकिन इन सब की तरह परफेक्ट नहीं उड़ा सकते। उसकी बात सुन श्रिविका बोली, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, जैसी भी आती है आती तो है, और वैसे भी कोई हमारी पतंग नहीं कटेगा। फिर वो सभी से पूछती है, मेरी पार्टनर को पतंग तो आती है, लेकिन आप सब की तरह वो परफेक्ट नहीं है, तो क्या कोई भी हमारी पतंग काटेगा? उसकी बात पर सभी नहीं में सर हिला देते हैं। तो श्रिविका स्मृति से बोली, देखा, कोई भी नहीं काटेगा, हम ही जीतेंगे, बस आप हिम्मत रखिए। स्मृति ना में सर हिलाती है तो ओरियन बोला, अरे आप इतना डरिए मत, एक बार ट्राई तो करके देखिए। अब्रम भी एग्री करते हुए बोला, हाँ, और वैसे भी हारने वाले को सजा थोड़ी मिलेगी। क्या मतलब कि हम हार जाएंगे? श्रिविका आंखें छोटी कर उससे पूछती है तो अब्रम जल्दी से बोला, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अद्विक, अच्छा तो क्या मतलब था तेरा? फिर वो स्मृति से बोला, अरे आप तो ये पतंग पकड़िए, लोगों का काम है कहना। उसकी बात पर श्रिविका अब्रम को देख मुंह मोड़ के स्मृति की पतंग बांधने में मदद करने लग जाती है। अब्रम ओरियन की तरफ देखता है तो वो उसे शांत रहने को कहता है। कुछ देर बाद सभी तैयार थे पतंग उड़ाने के लिए। शशांक जो कब से फोन में देख रहा था वो अब स्मृति को देखने लग जाता है। स्मृति अपने खुले बालों का जुड़ा बना लेती है और अपने पल्लू को कमर पर लगा देती है। वही श्रिविका ने ब्लैक कलर का लॉन्ग घेरदार सूट पहना था जिसके दुपट्टे को उसने साइड में बांध लिया था। वो दोनों कमाल की लग रही थी। उसने स्मृति का मांझा पकड़ लिया था। कर्निश ने अद्विक का, क्रियांश ने अब्रम का और प्रतीक ने ओरियन का मांझा पकड़ रखा था। तभी हवा का एक झोंका आया और सभी ने अपनी पतंग हवा में उड़ा दी सिवाय स्मृति के। बेचारी वो काफी घबरा रही थी, ऊपर से पतंग उड़ाए उसे काफी वक्त भी हो गया था। कोष्टक, श्रिविका बोली, कोई बात नहीं, आप कोशिश करती रहिए। सब भी स्मृति की पतंग को ही देख रहे थे। शशांक भी काफी ध्यान से देख रहा था। स्मृति ने 2-3 बार ट्राई किया, तब जाकर फाइनली उसकी पतंग उड़ गई, जिसपे श्रिविका उछलते हुए चिल्लाई, हुर्रे, आपने कर दिखाया स्मृति जी, आप तो ग्रेट हो। स्मृति को भी काफी ज्यादा खुशी हुई, जो शायद ही आज तक उसे हुई हो। वो दोनों बच्चों की तरह खुश हो रही थी।
और उनकी खुशी देख वहां मौजूद सभी को भी हल्की हंसी आ गई, यहाँ तक कि स्मृति की पतंग उड़ने से शशांक के चेहरे पर भी जीत की मुस्कान आ गई। इसका पता तो उसे भी नहीं चला कि स्मृति की पतंग उड़ने से उसे फर्क क्यों पड़ा। सब ऐसे ही पतंग उड़ाने के साथ पैचे लड़ा रहे थे। कर्निश और अद्विक तो चीटिंग भी कर रहे थे बीच बीच में। तभी अचानक स्मृति के बाल हवा तेज चलने के कारण खुल गए। बाल खुलने से स्मृति का ध्यान पतंग से हट बालों पर चला गया, जिसके कारण पतंग नीचे गिरने लगी। स्मृति जल्दी पतंग खींचने लगी और श्रिविका भी धागा समेटने लगी। ओरियन, अद्विक और अब्रम की पतंगें काफी पास थी और अगर वो छोड़ते तो उनकी पतंग कट जाती। और मांझे संभालने वाले कर्निश, क्रियांश और प्रतीक भी उसके पास इतनी जल्दी नहीं जा पाए। फिर भी प्रतीक उसके पास जाने को हुआ तभी शशांक जल्दी से आकर स्मृति के धागे को पकड़ लेता है। वो स्मृति के जस्ट पीछे था, जिससे स्मृति अपनी जगह मानो जम सी गई। वही शशांक ने पहली बार किसी की ऐसे हेल्प की थी, जिसे देख सभी बॉयज काफी हैरान थे। पर स्मृति की तरफ शशांक का झुकाव देख उन सभी को यकीन हो गया था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। कहीं ना कहीं शशांक को स्मृति से फर्क पड़ने लगा था। श्रिविका का तो पूरा ध्यान ढील देने पर था। शशांक काफी आराम से पतंग को संभाल लेता है और जल्दी से स्मृति से दूर हो जाता है। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे तो वो बिना कुछ कहे अपनी मीटिंग लेने चला जाता है। शशांक को भी काफी फर्क पड़ा था स्मृति के पास होने से, इसीलिए वो उससे जल्दी दूर हो गया था। अद्विक का ध्यान उन दोनों पर था और इस बात का फायदा उठा अभ्रम और ओरियन ने उसकी पतंग को घेर ली। ये देख अद्विक बोला, सालों तुम दोनों ऐसे चीटिंग मत करो समझे। जिस पे अभ्रम ओरियन से बोला, ओरियन लोगों पर ध्यान मत देना, उनका तो काम ही है कहना। जिसे सुन कर्निश बोला, अद्विक भाई आप पतंग पर फोकस करो, हमें किसी भी हालत में जीतना है। अद्विक हाँ में सर हिला अभ्रम को छोटी आंखें कर घूरता है, फिर अपनी पतंग पर ध्यान देता है। आज मौसम काफी सुहाना था, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं था। ओरियन एक नज़र श्रिविका और स्मृति को देखता है जो काफी मेहनत कर रही थी अपनी पतंग को संभालने के लिए। ये देख वो अपनी पतंग को काफी ढील दे देता है। हवा के तेज चलने से उसकी पतंग का धागा टूट जाता है। सही मायनों में वो जानबूझकर आउट हो जाता है। सभी ने जब ओरियन को जानबूझकर हारते हुए देखा तो उनको पता चल गया था कि ओरियन आउट कैसे हो गया। अभ्रम ओरियन को देख उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा मेहनत करके पतंग उड़ा रही थी, तो वो भी जल्दी से अद्विक की पतंग काटकर अपनी पतंग का धागा भी अपने हाथ से तोड़ देता है। अद्विक कुछ बोलता उससे पहले कर्निश उसे उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करता है। स्मृति और श्रिविका को बच्चों की तरह खुश होता देख उसे भी हल्की हंसी आ जाती है। इनफैक्ट सभी को हंसी आ गई। वो सारे बॉयज थे तो काफी जेंटलमैन, वो सब जानबूझकर आउट हो गए थे उन दोनों के लिए। हारने से ज्यादा उन सब को खुशी हो रही थी उन दोनों की खुशी देखकर। स्मृति को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो सही में जीत गई है। कर्निश भागकर स्मृति के पास आया और बोला, आपने तो कमाल कर दिया। जिसपे श्रिविका अभ्रम को देख एटीट्यूड के साथ बोली, देखा हम जीत गए पर कोई कह रहा था कि हमसे ना हो पाएगा। उसकी बात पर अभ्रम निराशा से सर हिला देता है। वो सब एक एक कर स्मृति और श्रिविका को जीत की बधाई दे रहे थे। फिर वो सब नीचे खाना खाने के लिए चले गए। सबने साथ बैठकर खाना खाया और कुछ देर बातें की। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और पता भी नहीं चला। अब रात के लगभग 8:30 हो गए थे। दादाजी, राजेश जी, अविनाश और शिव सभी बाहर गए थे। शशांक अपने रूम में चला गया था। सब अभी बाहर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। जनवरी का वक्त था और हवा भी काफी चल रही थी, तो उन्होंने सामने हल्की आग जला रखी थी। शशांक भी अपनी बालकनी में बैठा काम कर रहा था और बीच बीच में उन लोगों की तरफ देख रहा था। अद्विक अपनी गिटार लेकर आता है और सभी को शांत करते हुए पूजा जी को देखकर बोला, सभी शांत हो जाओ, ये धुन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लेडी के लिए। उसकी बात सुन पूजा जी को हंसी आ गई। वो दीवाना कर रहा है तेरा रंग सुनहरा की धुन बजाता है। वो धुन काफी प्यारी थी। फिर कर्निश बोला, अद्विक भाई कुछ अच्छा सा सुनाओ ना। उसकी बात पर अद्विक बोला, वैसे मैं सुनाऊं अगर स्मृति जी मेरा साथ दे तो। उसकी बात सुन स्मृति मना करती उससे पहले प्रतीक बोला, स्मृति जी मना मत करना, आप काफी अच्छा गाती है, ऊपर से आप आज जीती भी है। सब स्मृति को गाने के लिए कहते हैं तो स्मृति बोली, पर हमें कोई गाना ही नहीं सूझ रहा तो हम क्या गाए। उसकी बात पर अद्विक स्मृति को अपने फोन में गाने की लिरिक्स निकाल कर देता है और बोला, बस आपको मेरा साथ ही देना है। गाने को देख स्मृति को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि ये गाना उसने पहले भी सुना था। सभी जमकर अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अद्विक गाना स्टार्ट करता है। तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है, ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं, फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो ना जाऊं, आजा ना,
निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे। इश्क है बदगुमा, आजा ना, निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे। इश्क है बदगुमा। सभी काफी ध्यान से गाना सुन रहे थे। अभ्रम की नज़र बीच बीच में श्रिविका पर चली जाती, जो आंखें बंद कर फील के साथ सुन रही थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अद्विक तू नदी का किनारा, गुमनाम सा मैं हूँ सफीना। शशांक उठकर जाने को हुआ तभी उसके कानों में स्मृति की आवाज पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। वो पलटकर स्मृति को देखता है, तभी एक हवा का झोंका उसे छूकर जाता है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। स्मृति की आवाज उसे काफी शांति दे रही थी। स्मृति तू है मौसम बहारा, सूखी सूखी मैं है ना, जा मेरी है फंसी एक मुलाकात में, कैसे मैं अब जीऊं ऐसे हालात में, सर पे गम का है जो आसमां। स्मृति और अद्वैत काफी अच्छे से एक साथ गा रहे थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्मृति तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है, ना सवेरा है। अद्वैत तन्हा हूँ मैं, फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो ना जाऊं। ये आगे की लाइन गाते हुए स्मृति के मन में शशांक से मिलने से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें उसके सामने चलने लगती हैं। वही शशांक को भी वो सब याद आने लग जाता है। स्मृति बेसब्र हो रही है ये मेरी बाहें, तू कहाँ है, बेनज़र हो रही है ये निगाहें। अद्वैत स्मृति साथ में, तू कहाँ, अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे, मेरे हर ख्वाब को तुम जलाने लगे, दिल में भरने लगा है धुआं, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है, ना सवेरा है। तन्हा हूँ मैं, फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो ना जाऊं, आजा ना। गाना खत्म होता है और सभी जोर से तालियां बजा देते हैं। कर्निश बोला क्या कॉम्बिनेशन है, कमाल कर दिया यार आप दोनों ने तो। शशांक जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। क्या होगा आगे, क्या नज़दीकियां बढ़ रही हैं शशांक और स्मृति के बीच, जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। और एक बात दोस्तों, क्या आप सभी को पतंग उड़ाना आती है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। एपिसोड 45। सब लोग यूं ही कुछ देर बातें करते रहे, फिर कुछ देर बाद दादाजी और ये सब भी आ गए थे। श्रिविका, अविनाश भी अपने घर के लिए निकल गए थे और बाकी सब सोने अपने अपने कमरे में। सुबह का वक्त। सा एम्पायर। प्रतीक के लिए असिस्टेंट के लिए शशांक ने आज एक इंटरव्यू रखा था, क्योंकि प्रतीक को अपनी कुछ डिजाइन्स तैयार करनी थी और उसके लिए उसे एक हेल्प की जरूरत थी। प्रतीक के काफी कहने पर शशांक ने इंटरव्यू लेने के लिए हाँ कहा था। कोष्टक। शशांक लगभग 4-5 लोगों का इंटरव्यू ले चुका था और एक भी कैंडिडेट अभी फिक्स नहीं हुआ था, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसकी और भी काफी मीटिंग थी आज। वो फ्रस्ट्रेशन में बोला नेक्स्ट। उसकी फ्रस्ट्रेशन देख प्रियांश की जान हलक में आ रही थी। वो बस मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई भी जल्दी से सेलेक्ट हो जाए और उसकी जान छूटे। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की लड़खड़ाते हुए अंदर आई। शायद हील्स की वजह से उसे देख प्रियांश उसे बैठने को कहता है। वो लड़की बैठकर बोली, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम आरवी। आरवी कृतज्ञ। शशांक बिना किसी भाव के बोला, सो मिस आरवी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जिस पे आरवी कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करके बोली, फैशन डिजाइनिंग इज जस्ट एन आर्ट फॉर पीपल बट फॉर मी इट इज माई पीस, माई पैशन, माई स्ट्रेंथ, माई इमोशंस, माई फीलिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज माई एवरीथिंग। उसका जवाब सुन शशांक ध्यान से उसे देखता है। प्रियांश भी उसे आंखें बड़ी करके देखता है। ये पहली लड़की थी जिसने ऐसा जवाब दिया था और उसके जवाब से साफ पता चल रहा था कि वो अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है। फिर शशांक बोला, आपकी फाइल में लिखा है कि आपको हिंदी के अलावा इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश भाषा भी आती है। जिस पे आरवी बोली, यस सर, इनके अलावा मुझे संस्कृति जैसी हार्ड भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। उसकी बात सुन शशांक काफी इम्प्रेस हुआ। वही प्रियांश का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने आप को आरवी के सामने अनपढ़ गंवार फील कर रहा था। शशांक बोला, पो के नेडिटेडियो ट्रबजो इंक्लूसो डेस्प्यूज द के कॉनोशस टैंटोज इडियोमस। इतनी सारी भाषाएं जानने के बाद भी किसी ने आपको नौकरी क्यों नहीं दी? उसके सवाल पर आरवी भी स्पेनिश में जवाब देते हुए बोली, टाम्बियन हाई ऊना राजन पर्सनल परा एस्टो के नो क्वेडो डी सिरलेस डिस्कल्प। उसका भी एक पर्सनल कारण है जो मैं आपको नहीं बता सकती। माफ करना। आरवी को कुछ याद आता है जिससे उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। वही प्रियांश को तो उनकी बातचीत कुछ समझ ही नहीं आई। शशांक आरवी के हाव भाव समझकर प्रियांश से उसे पानी देने का इशारा करता है, जिसे देख प्रियांश जल्दी से आरवी को पानी देते हुए बोला, मिस कृतज्ञ, आप ठीक तो है? आरवी उसके हाथ से पानी लेकर एक सांस में पूरा ग्लास पी लेती है। उसकी हालत देख शशांक गंभीर होकर बोला, एवरीथिंग इज फाइन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल अस।
उसकी बात पर आरवी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली आई एम फाइन सर। शशांक बोला ठीक है, तो मेरा आखिरी सवाल, मुझे एक रीजन दीजिए कि बाकी सबको छोड़कर मैं आपको ही ये जॉब क्यों दूं। उसके सवाल पर आरवी कुछ देर शांति के बाद लंबी सांस लेकर बोली मैं ये तो नहीं बता सकती कि आपको ये जॉब मुझे क्यों देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा। उसके जवाब पर क्रियांश मन में बोला क्या बात है, क्या जवाब दिए है। वही शशांक भी उसकी फाइल पढ़कर बोला वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड। ये बोल शशांक कैबिन से बाहर चला गया। वही आरवी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ। वो फटी आंखों से शशांक को जाते हुए देखती रही। क्रियांश भी उसके पास आकर बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस कृतज्ञ। जिसे सुन आरवी जोर से बोली क्या सही में मुझे जॉब मिल गई, वो भी सा एम्पायर में। जिसे सुन क्रियांश मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। आरवी मानो खुशी से पागल हो गई। उसने क्रियांश का हाथ पकड़ उसे गोल गोल घुमाते हुए बोली मैंने कर दिखाया आरवी, तूने कर दिखाया। वही क्रियांश हैरान होकर घूम रहा था। वो जल्दी से बोला हाँ आपने कर दिखाया, पर आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। उसकी बात पर आरवी को होश आया और अचानक उसने क्रियांश का हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटने से क्रियांश गिरते गिरते बचता है और टेबल के सहारे खड़े होते हुए बोला आहा मेरा तो सर घूम गया। आरवी घबरा कर उसके पास आकर बोली ओह सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे माफ कर दो। उसकी बात पर क्रियांश बोला कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आपको कितनी खुशी हो रही है, लेकिन अगली बार प्लीज अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना। और आपको देख लग नहीं रहा कि कुछ देर पहले ये सारे जवाब आपने ही दिए थे। आरवी खुशी से हाँ में सर हिलाती है और बोली थे ना, मुझे भी यही लग रहा है कि ये सारे जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ, और सही कहूँ तो ये जवाब मैंने नहीं दिए। क्रियांश हैरानी से बोला क्या आपने नहीं दिए तो किसने दिए। उसकी बात पर आरवी उसके कंधे पर मार कर बोली अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं कह रही हूँ कि ये सारे जवाब माता रानी ने मुझसे बुलाए हैं, जय हो माता रानी की। तो क्रियांश अपने कंधे को पकड़ के बोला अच्छा माता ने बुलाए हैं फिर ठीक है, और एक बात आपको कल इस पते पर पहुँचना है। प्रतीक अग्निवंशी घर से ही काम करता है, और बाकी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो बाहर मिस हान है जो आपको सब समझा देगी। उसकी बात पर आरवी झुककर ग्रीट करके बोली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे क्रियांश मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। अग्निवंशी एम्पायर। शिव के कैबिन में अविनाश, राजेश और शिव मौजूद थे। शिव राजेश और अविनाश को देखते हुए बोले मेरी महागुरु जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 5 दिन के बाद का मुहूर्त काफी शुभ है जो 10-15 सालों में सिर्फ एक बार ही आता है। उनकी बात सुन अविनाश बोले लेकिन शिव मुझे नहीं लगता कि इतने से दिनों में शादी की तैयारियां हो पाएगी। यार देख कैसे करेंगे इतना सब, और वैसे भी अभी शशांक और श्रिविका ने हाँ भी नहीं कहा है। जिस पे शिव बोले मैं जानता हूँ लेकिन हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्या पता वो भी अपनी मॉम्स का फैसला स्वीकार कर ले। अविनाश हाँ में सर हिलाकर बोले मैं भी यही चाहता हूँ कि श्रिविका तुम्हारे घर की बहू बने, और मैं आज ही श्रिविका से बात करता हूँ। उनकी बात पर शिव भी सहमति जताते हैं। एपिसोड 46। अगले दिन सुबह का वक्त स्टडी रूम में अभी दादाजी शिव, अभ्रम और शशांक थे। शिव ने बता दिया था कि 5 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है। उनकी बात सुन जैसे शशांक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अभ्रम और दादाजी को काफी हैरानी हुई। शिव बोले तो बताओ शशांक, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? इतने दिनों तक श्रिविका यहाँ रही है तो तुमने काफी कुछ जाना होगा। उनकी बात सुन पता नहीं क्यों पर अभ्रम को अच्छा नहीं लगा। वही शशांक भावहीन होकर बोला आप सब पहले से ही जानते हैं कि मुझे शादी और रिश्ते नाते जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे ये शादी करनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं माँ की पसंद से शादी करूँ तो जैसा आपको ठीक लगे। उसकी बात सुन वहाँ सिर्फ शिव को खुशी हुई। तभी शशांक आगे बोला मैं शादी करूंगा, लेकिन शादी के बाद मुझसे कोई और उम्मीदें मत रखना। भले ही मैं श्रिविका से शादी करूंगा, लेकिन मैं कभी उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, और ना ही कभी वो मेरे साथ खुश रह पाएगी। इनफैक्ट कोई भी लड़की मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, ये भी आप सब जान ले। पूरा सटीक जवाब देने के बाद शशांक रूम से बाहर चला गया। वो बाहर आया तो अद्विक और क्रियांश गेट पर कान लगाकर खड़े थे। शशांक को देख उन दोनों की हालत खराब हो गई। क्रियांश जल्दी से बोला गुड मॉर्निंग भाई, हैव ए गुड डे। शशांक एक नज़र दोनों को देख बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसे ऐसे जाता देख अद्विक बोला आज इसे क्या हुआ, वरना तो रोज बिना वार्निंग के हम पर चढ़ जाता है। उसे छोड़, वो फिर से सुनने की कोशिश करते हैं। अंदर दादाजी बोले शिव हम मानते हैं कि ये अपर्णा का फैसला था, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। श्रिविका और शशांक ने अभी तक एक दूसरे को जाना ही कितना है। उनकी बात पर अभ्रम भी उन्हें समझाते हुए बोला हाँ अंकल दादाजी ठीक बोल रहे हैं।
उन दोनों को एक दूसरे को जानने का वक्त देना चाहिए। उनकी बातें सुन शिव बोले, मानता हूँ जल्दबाजी है, लेकिन जानने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, आराम से जान लेंगे। और अब जब शशांक ने हाँ कर दी है तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और वैसे भी दादाजी, आप भी तो शशांक की शादी के पीछे पड़े थे, और अब जब उसने हाँ कर दी है तो आपको खुश होना चाहिए। ये बोल वो भी खुशी खुशी बाहर चले गए। दादाजी जी को काफ़ी परेशानी होने लगी थी। अभ्रम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी क्रियांश और अद्विक जल्दी अंदर आए और अद्विक हड़बड़ाते हुए बोला, ये हम क्या सुन रहे हैं, शशांक ने हाँ कर दी। शिव अंकल तो खुश होकर अविनाश अंकल को ये न्यूज देने गए हैं। क्रियांश बोला, हाँ और नहीं तो क्या, अब क्या करे। धूर्नी मेंशन, श्रिविका पर पापा इतनी जल्दी शादी, मैंने अभी तक शशांक अग्निवंशी को जाना भी नहीं है और आप कह रहे हैं 5 दिन बाद शादी। आप मजाक कर रहे हो ना। उसकी बात सुन अविनाश उसके गाल पर हाथ रख कर बोले, तो जान लेना उसे, और वैसे भी शशांक काफी अच्छा इंसान है। अपने मम्मी पापा के फैसले पर भरोसा नहीं है तुम्हें। उनकी बात पर श्रिविका की आंखों से आंसू भर आए और वो रौंदे गले से बोली, भरोसे की बात नहीं है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन क्या बेटा कोई और परेशानी है। अविनाश उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोले। उनकी बात पर श्रिविका अपनी आंखें बंद कर देती है और उसके सामने अभ्रम का चेहरा आ जाता है। उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था उससे, वो तो उसे जानती तक नहीं थी, फिर क्यों। फिर वो आंखें खोल अपने आंसू साफ कर झुटी स्माइल के साथ बोली, ठीक है पापा, मैं ये शादी करूंगी, इसी के लिए तो इंडिया आई थी। आपने और मम्मी ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। उसका जवाब सुन अविनाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो श्रिविका को गले लगाते हुए बोले, तुम्हें पता नहीं है बेटा, तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। रुको, मैं अभी शिव को ये न्यूज देता हूँ। ये बोल वो शिव जी से बात करने चले जाते हैं और वही श्रिविका शून्य के भाव लिए सोफे पर बैठ जाती है। अग्निवंशी मेंशन, शशांक अपने रूम में अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा अपने फैसले के बारे में सोच रहा था, जो शायद पहली बार था कि उसे अपने ही फैसले से काफी घुटन हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे स्मृति का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और अपनी मां की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की क्यों बार बार मुझे अपनी तरफ खींचती है, क्यों जब भी मैं उससे दूर रहने की सोचता हूँ तो मैं उसके और करीब चला जाता हूँ। क्यों आपके चेहरे में मुझे उसका चेहरा दिखता है। आखिर क्यों आज पहली बार मुझे अपना ही फैसला गलत लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो चिल्लाकर बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। ये बोल वो दीवार पर जोर से मुक्का मारता है जिससे उसके हाथ में खून आने लगता है और वो वही सोफे पर बैठ जाता है। स्टडी रूम, वो सभी बातें कर ही रहे थे कि एक बार फिर स्टडी रूम का गेट खुला और कर्निश ओरियन अंदर आए। कर्निश लगभग चीखते हुए बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उसकी बात पर क्रियांश बोला, हमें क्या पता तू क्या सुन रहा है, वैसे भी तू कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सुनता ही रहता है। उसकी बात पर कर्निश हाथ लंबा कर उसके सर पर मारते हुए बोला, तू चुप रह समझा, जब तक मैं बात करूं तब तक अपना मुंह बंद करके बैठ समझा। उनकी बात पर दादाजी तेज आवाज में बोले, नालायक को चुप हो जाओ। उनकी बात पर कर्निश बोला, मैं तो चुप ही था, आपका ये नालायक बीच में बोल रहा है। ये सब छोड़िए, हम क्या सुन रहे हैं, हाँ कर दी। उसकी बात पर अभ्रम हमें सर हिलाकर बोला, हाँ और क्या, बिना सोचे समझे शशांक ने हाँ कर दी। कर्निश अभ्रम की बात पर हैरानी से चीखते हुए बोला, क्या भाई ने हाँ कर दी, पर कैसे। उसे हैरान होता देख अद्वैत बोला, तो तू किसकी बात कर रहा है और किसने हाँ की। उसकी बात सुन ओरियन बोला, श्रिविका ने भी हाँ कर दी। उसकी बात पर उन सभी को झटका सा लगा। क्रियांश बोला, क्या मतलब हाँ कर दी। दादाजी बोले, तुम्हें कैसे पता हाँ कर दी। जिस पे कर्निश बोला, हम अभी जब आ रहे थे तब पापा को हमने अविनाश अंकल से बात करते हुए सुना। अद्वैत अभ्रम पर बरसते हुए बोला, साले तेरे होते हुए भी उसने हाँ कैसे कर दी। उसकी बात पर अभ्रम उसे आंखें छोटी करते हुए घूरता है। तभी एक बार फिर रूम का गेट खुला और प्रतीक स्मृति चाय लेकर अंदर आए। स्मृति के आने पर सब उसे ही देखने लगे, जिस पे स्मृति बोली, हमें माफ करना, हमने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन पूजा आंटी ने चाय भेजी है। जिस पे दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा कोई डिस्टर्ब विस्टर्ब नहीं किया तुमने। कर्निश भी हामी भरते हुए बोला, और नहीं तो क्या, आप कभी डिस्टर्ब कर सकती हो भला। उनकी बात सुन स्मृति हल्का मुस्कुरा देती है। फिर प्रतीक सभी को चाय देते हुए बोला, अरे आप सभी को एक गुड न्यूज़ सुनानी है। ये सुन क्रियांश बोला, तू माँ बनने वाला है, पर कैसे। उसकी बात पर प्रतीक उसे एक गुस्सा मारते हुए बोला, चुप कर मूर्ख, कुछ भी मत बोल। क्रियांश अपनी पीठ को सहलाते हुए बोला, तो तू क्यों कुछ भी बोल रहा है। प्रतीक उसे इग्नोर करके बोला, फाइनली भाई ने मेरे लिए एक असिस्टेंट हायर कर ली है। जिसे सुन क्रियांश फिर से बोला, पर ये तुझे कैसे पता चला।
उसकी बात पर प्रतीक बोला, क्या तू आज भगवान से प्रार्थना करके आया है कि तू आज मेरे हत्थे ही चढ़ेगा? तूने ही तो सुबह बताया था, इतनी जल्दी भूल गया? ओह हाँ सॉरी, क्रियांश अपने सर को खुजाते हुए बोला। उसे देख कर निश अभ्रम से बोला, देखा अभ्रम भाई, मैंने कहा था ना कि आपका चमचा अपने दिमाग पर आजकल ज्यादा ही लोड लेता है। इसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उसकी बात सुन क्रियांश उसे मारते हुए बोला, चुप कर जा साले, वो बस मेरे दिमाग से निकल गया था। उन्हें देख सब अपना सिर हिला देते हैं और स्मृति को हंसी आ जाती है। दादाजी निराशा से मन में बोले, एक दिन ये लड़के मुझे हार्ट अटैक दे देंगे अपनी हरकतों से। एपिसोड 47। सब अभी नाश्ता कर रहे थे, सभी के मन में बस एक बात चल रही थी कि इस शादी को कैसे रोके। तभी दादाजी शशांक के हाथ की चोट देखकर बोले, ये कहाँ से लगा कर आए? उनकी बात पर सभी का ध्यान शशांक के हाथ पर गया, जिस पे पट्टी बंधी थी। शशांक एक नज़र अपने हाथ को देख बोला, कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच है। तभी एक सर्वेंट आकर बोला, सर बाहर कोई मिस आरवी कृतज्ञ आई है। उसकी बात सुन क्रियांश बोला, पर इतनी जल्दी? अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है। फिर वो सर्वेंट से बोला, आप उन्हें लिविंग रूम में इंतजार करने को बोलिए। सर्वेंट हमें सर हिलाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अद्विक बोला, कौन है आरवी कृतज्ञ? जिस पे क्रियांश खाना खाते हुए बोला, प्रतीक की नई असिस्टेंट। उसकी बात पर प्रतीक जल्दी से बोला, क्या मेरी असिस्टेंट? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बोल वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। शशांक को मानो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और अभ्रम उसे ही देख रहा था। वो काफी अच्छे से समझ रहा था शशांक की हालत, उसे काफी बुरा लग रहा था। वो जानता था शशांक खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो है नहीं। दादाजी नाश्ता कर उठते हुए बोले, पूजा बेटा, हमें तुमसे कुछ काम है, अपना नाश्ता करके आना, ठीक है? पूजा जी हाँ में सर हिला देती हैं। स्मृति ने भी खाना खा लिया था। प्रतीक उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलिए आप भी मेरी नई असिस्टेंट से मिल लीजिए, हमारी टीम में एक मेंबर और जुड़ने वाला है। शशांक ने आज खुद को इतना कठोर बना लिया था कि उसने एक भी बार स्मृति को मुड़कर नहीं देखा था। प्रतीक और स्मृति लिविंग रूम में आए तो देखा वहां आरवी बैठी हुई थी। उसने बी शॉप स्लीवेज का ब्लैक टॉपर विद बेबी पिंक कलर की पेंट पहन रखी थी और साथ में स्टाइलिश हेयर स्टाइल बना रखी थी। वो काफी सुंदर दिख रही थी। प्रतीक उसके पास आकर अपना हाथ आगे करके बोला, हेलो मिस, माई सेल्फ प्रतीक। आरवी भी खुशी से अपना हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो प्रतीक सर, आई एम आरवी कृतज्ञ। फिर वो स्मृति की तरफ देखती है तो स्मृति उसे मुस्कुरा कर देखती है। वो भी स्माइल के साथ उसे हेलो करती है। प्रतीक बोला, तुम मुझे सिर्फ प्रतीक बोलो, सर्वर की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात पर आरवी जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। प्रतीक बोला, ये है स्मृति जी, और इनकी डिजाइन्स कमाल की है। चलो हम सब अब एक टीम है, तो आओ मैं तुम्हें बाकी घर के लोगों से भी मिला देता हूँ, क्योंकि काम घर से करना है तो तुम्हें एडजस्ट होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आरवी हाँ में सर हिलाकर मन में बोली, मुझे कुछ भी करके अपनी जॉब सही से करनी है। तू जानती है कितनी मुश्किल से ये जॉब मिली है, माता रानी संभाल लेना प्लीज। वो तीनों हॉल में आते हैं तो सभी की नजरें आरवी पर जाती हैं। उसे देख अद्विक चीखते हुए बोला, तुम घमंडी लड़की। उसे देख ओरियन की आंखें भी बड़ी हो गई। अभ्रम जो पानी पी रहा था उसे देख उसे भी तेज तेज खांसी चलने लग गई। वही आरवी का भी यही हाल था, वो भी फट्टी आंखों से अद्विक को देखे जा रही थी। वही बाकी सब उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। तभी शशांक की कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? और अद्विक, तुम अपना गला फाड़ने का कारण बता सकते हो? उसकी बात सुन अद्विक कुछ न बोलकर आरवी को घूरते हुए बैठ जाता है। अब वो क्या कहता शशांक से कि अभ्रम से बेट लगाने के बाद उसने जिस लड़की से डेट के लिए पूछा था वो यही है। कोष्टक शशांक को देख आरवी खुद को संभाल उसे ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। शशांक उसे देख अपना सिर हिला अभ्रम से बोला, दादाजी को बता देना मैं जा रहा हूँ। शशांक को देख स्मृति की नज़र उसी पर ठहर गई, पर शशांक ने उसे अनदेखा कर दिया और वहां से चला गया। वही क्रियांश कर्निश के कान में बोला, मैं जा रहा हूं, पर तू मुझे बाद में सब बताना कि यहाँ क्या हुआ, समझा? ये बोल वो भी भागते हुए शशांक के पीछे चला जाता है। अभ्रम और ओरियन भी वहां से चुपचाप खिसक गए। कर्निश बोला, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसकी बात सुन आरवी मन में बोली, ये dating.com यहाँ क्या कर रहा है? पर जो भी हो मुझे इसे ना जानने की ही एक्टिंग करनी होगी, यही मेरे और मेरी जॉब के लिए अच्छा है। आरवी और अद्वैत एक साथ मना करते हुए जोर से बोले, नहीं। उनके एक साथ बोलने पर स्मृति, प्रतीक और कर्निश आश्चर्य से उन दोनों को देखने लगते हैं। सा एम्पायर शशांक अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी गेट खुला और अभ्रम ओरियन अंदर आए। उन्हें देख शशांक बोला, कोई काम?
जिस पे अब्रम शशांक के टेबल पर हाथ मार कर बोला, तू जानता है आज तू क्या करके आया है? तू ऐसे कैसे हाँ बोल सकता है? ये शादी है, कोई खेल नहीं है शशांक। उसकी बात पर शशांक उसे एक आईब्रो ऊपर करके घूरता है। ओरियन भी अब्रम का साथ देते हुए बोला, और नहीं तो क्या, एक बार सोच तो लेता, जो तू बोल रहा था वो तुझे भी सुनाई दे रहा था या नहीं? उन दोनों की बातें सुन शशांक अपनी 2 उंगलियों से अपने सर को रब करते हुए बोला, और मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जिस पे ओरियन बोला, हम दोनों को ही नहीं, घर पर सभी को प्रॉब्लम हो रही है। अब्रम शशांक के सामने बैठते हुए बोला, हम कुछ नहीं जानते, तू बस मना कर दे। उसकी बात सुन शशांक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कितनी कमाल की बात है, जब मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था तब सब मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे, और अब जब मैंने हाँ कर दी तो भी सबको प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो गुस्से से बोला, चल क्या रहा है, मैं कोई पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैंने हाँ कर दी तो बस कर दी। जिस पे ओरियन बोला, तू खुद के साथ श्रिविका की जिंदगी क्यों खराब करना चाहता है? मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, उसने खुद हाँ कहा है, और अब जब तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई है तो यहाँ से जा सकते हो। शशांक ये बोल अपना काम करने लग जाता है। उसे देख अब्रम बोला, हम जानते हैं कि तुझे ये शादी नहीं करनी, तू जवाब देने से भाग रहा है, पर अभी भी वक्त है, तू अभी भी मना कर सकता है। उसकी बात का शशांक कोई जवाब नहीं देता, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ निराशा से देख बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शशांक एक नज़र गेट पर देख अपनी आंखें बंद कर चेयर पर सिर टिका देता है। एपिसोड 48 स्टडी रूम। प्रतीक आरवी दोनों शशांक की वेडिंग ड्रेस चेक कर रहे थे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। तभी रूम का गेट खुला और कर्निश प्रियांश अंदर आते हैं। कर्निश बोला, यार कैसे भी करके रोकना होगा। जिस पे प्रतीक बोला, पर सब करके तो देख लिया, अब मुझे नहीं लगता कि स्मृति भाभी हम सबकी भाभी बनेगी। उसकी बात पर आरवी बोली, छोड़िए। उसकी बात पर प्रतीक ड्रेस को पकड़ कर बोला, अरे नहीं छोड़ सकते, भाई की वेडिंग ड्रेस है, इसे छोड़ दिया तो भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस पे आरवी जल्दी से बोली, अरे हम कह रहे हैं कि ऐसी नेगेटिव बातें करना छोड़िए। मैं तो कहती हूँ कि आप, क्या नाम है उनका, हाँ श्रिविका जी को ही उठवा लीजिए, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। उन सब का रोज इसी टॉपिक पर बातें करने से आरवी को पता चल गया था कि वो सब उसके शशांक बॉस की शादी स्मृति जी से कराना चाहते हैं, और उसे तो स्मृति काफी पसंद भी आ गई थी, इसीलिए अपने बड़बोले स्वभाव से खुद को चुप नहीं रख पाए और दे दिया अपना आइडिया। कोष्टक। उसकी बात सुनकर निश की आंखें चमक गई, वो चमकती आंखों से बोला, क्या बात है, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? प्रियांश उन्हें टोकते हुए बोला, सुबह सुबह चढ़ाकर आए हो दोनों, अगर ऐसा किया तो शशांक भाई को 5 मिनट नहीं लगेंगे सब पता लगाने में। प्रतीक भी प्रियांश से एग्री करते हुए बोला, हाँ ये सही बोल रहा है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शादी भी रुक जाए और हमारा नाम भी ना आए। उसकी बात पर सभी खामोशी से अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। दादाजी का रूम। अब्रम और ओरियन दादाजी के सामने बैठे कुछ सोच रहे थे, वही अद्विक उनके सामने चक्कर काटते हुए बोला, तुम दोनों को एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। जिस पे ओरियन नाम में सर हिलाकर बोला, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगा। अद्विक ने सबकी तरफ एक बार देखा और उन्हें देखकर वो जोर से बोला, यार आप सब लोग ऐसे हार कैसे मान सकते हैं? दादाजी बोले, तुम क्यों नहीं मानते शशांक को, जाओ अपनी कोशिश भी कर लो। उनकी बात सुन अद्विक उन्हें आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, मुझे भी अब यही लगता है आप सबकी उतरी शक्लें देखकर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोल वो रूम से बाहर निकल गया। तभी दादाजी के फोन पर श्रिविका का कॉल आया। अद्विक सीढ़ियों तक आया तो उसे सामने से आरवी आते हुए दिखाई देती है। आरवी भी जब उसे देखती है तो मुड़कर वापस जाने को होती है, तो ये देख अद्विक बोला, ओए घमंडी लड़की, उस दिन के लिए माफी कौन मांगेगा? जिस पे आरवी उसकी तरफ घूमकर बोली, किसकी माफी और किस लिए माफी मांगू? शक देखी है अपनी ओर, वैसे भी उस दिन तुम आए थे मेरे पास, ना कि मैं। सही मायनों में माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, समझे? उसकी बात पर अद्विक हल्की हंसने के बाद जोर से बोला, घमंडी लड़की, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझती क्या हो खुद को? एक तो उस दिन मेरी इतनी इंसल्ट की, ऊपर से मुझे ही तेवर दिखा रही हो। उसकी बात पर आरवी अपने बाल पीछे झटक कर बोली, ओ dating.com, मैंने ना तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं, समझे? तो अपनी ये बकवास अपने पास रखो। अद्विक उसे उंगली दिखाते हुए बोला, माफी तो मैं तुमसे मंगवा कर रहूंगा। तभी एक कड़क आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज सुन दोनों हड़बड़ा गए। आरवी जल्दी से अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। आई डोंट नो सर कि अद्विक सर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उसका मासूम चेहरा देख अद्विक को मानो एक झटका सा लगा। ये लड़की जो अभी उस पे चढ़ने को तैयार थी, वो एकदम से मासूम बन गई। शशांक अद्विक को घूरते हुए बोला, जान सकता हूँ तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है?
जिस पे अद्विक बोला, तू इसके मासूम चेहरे पर मत जा, ये जंगली बिल्ली है बिल्ली। शशांक गुस्से से बोला, शट अप अद्विक, तमीज से बात करो। अद्विक शशांक को समझाते हुए बोला, देख भाई, तू इसे नहीं जानता इसीलिए तो तू इसकी साइड है, पर मैं चाहता हूँ कि तू इसे जॉब से निकाल दे, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसकी बात सुन आरवी की आंखें बड़ी हो गई। वही शशांक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम होते कौन हो आखिरी फैसला सुनाने वाले, और वैसे भी ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है तो भूल जाओ। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चला गया। अद्विक उसके पीछे जाते हुए आरवी को वेट एंड वॉच का इशारा करता है। वही आरवी को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए खुद से बोली, आया बड़ा मुझे जॉब से निकालने वाला। वही अद्विक शशांक के पीछे उसके कमरे में जाते हुए बोला, अच्छा ठीक है मत निकाल बस, लेकिन मेरी बात तो सुन भाई, तू ये शादी क्यों कर रहा है, मत कर प्लीज, मना कर दे। शशांक इरिटेट होकर बोला, दफा हो जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई भी बकवास नहीं सुननी, समझा। अद्विक फिर से कोशिश करता, उससे पहले शशांक अपनी कमर के वहां लगी गन को निकाल उस पे पॉइंट कर देता है, जिसे देख अद्विक को ठंडा पसीना आ जाता है और वो जल्दी से उल्टे पैर भाग जाता है। एपिसोड 49। रात के लगभग 11 बजे शशांक अपनी बालकनी में खड़ा चांद को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। वो खुद से बोला, जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं फिर भी उसे ही देखने भर से सुकून क्यों मिलता है। जब मुझे शादी जैसी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है मुझे, क्या मैं उसे नहीं। शशांक अग्निवंशी इतना कमजोर नहीं है। अगर ये शादी ही मेरी डेस्टिनी है तो मुझे ये मंजूर है। वही आज स्मृति भी अपनी बालकनी में खड़ी चांद को ही देख रही थी। आज उसका मन काफी अशांत था। वो चांद को देखते हुए बोली, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हम उन्हें देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और क्यों इस शादी से हमें इतना फर्क पड़ रहा है। जिस इंसान को हम जानते तक नहीं तो क्यों हमें उनसे फर्क पड़ रहा है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से आंसू पोंछकर बोली, हम ये शादी होते ही यहाँ से चले जाएंगे, हम और यहाँ नहीं रह सकते। दोनों चांद के सामने थे अपने सवालों का पिटारा लिए। दोनों को कहीं ना कहीं फील होता है एक दूसरे के लिए, पर मानना कोई नहीं चाहता। सुबह का वक्त। आज अग्निवंशी मेंशन में काफी चहल पहल थी। पूरे मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया था। वो आम दिनों से आज और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। मुहूर्त इतना जल्दी था इसीलिए हल्दी मेहंदी के फंक्शन स्किप कर दिए थे, लेकिन शशांक और श्रिविका को सुगुन की हल्दी और मेहंदी जरूर लगाई थी। उनकी सगाई शादी के वक्त ही होनी थी। पूजा जी और स्मृति मेहमानों के वेलकम गिफ्ट्स देख रही थी। अद्विक मंडप की सजावट देख रहा था। कर्निश दादाजी के साथ मंदिर गया हुआ था और प्रियांश शिव के काम से धूर्नी मेंशन गया था। राजेश जी शिव के साथ जो काम बाकी के थे उन्हें पूरा कर रहे थे। ओरियन, प्रतीक और अभ्रम सुबह से ही बाहर गए हुए थे। आज शशांक की शादी थी फिर भी वो मीटिंग ले रहा था। तभी रूम पर नॉक हुआ तो शशांक ने अंदर आने को कहा। आरवी अंदर आकर बोली, सर ये आपकी वेडिंग ड्रेस, जिसपे शशांक बिना उसे देखे बोला, हाँ रख दो। उसकी बात सुन आरवी बोली, सर क्या आप प्लीज इसे ट्राई करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर फिटिंग या किसी और चीज में प्रॉब्लम हो तो हम उसे ठीक कर सके। उसकी बात सुन हमें सर हिला देता है। आरवी उसके जवाब पर उसे ग्रीट कर चली जाती है। धूर्नी मेंशन। श्रिविका अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी रूम पर नॉक हुआ तो वो अपनी चेतना से बाहर आए और बोली, आ जाओ। रूम का गेट खुला और प्रियांश अंदर आकर बोला, कैसी हो तुम। उसे देख श्रिविका बोली, तुम। प्रियांश टेबल पर एक थाल रखते हुए बोला, शादी का जोड़ा यही देने आया था। श्रिविका जोड़े को देख काफी उदास हो गई। प्रियांश और बाकी सबको भी पता था कि श्रिविका ने शादी के लिए हाँ क्यों की। फिर वो श्रिविका को देखकर बोला, ओ माय गॉड, ये लड़की उदास होते हुए कितनी डरावनी दिखती है। जिसपे श्रिविका जल्दी से बोली, क्या कहा डरावनी, तुम जानते नहीं इसे क्यूट दिखना कहते हैं, और मैं हर एक्सप्रेशन में काफी सुंदर दिखती हूँ। उसकी बात सुन प्रियांश को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, तो फिर मुंह क्यों लटका रही हो, टेंशन मत लो सब ठीक होगा। उसकी बात पर श्रिविका के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। समय ऐसे ही बीत गया और 2 बज गए। मुहूर्त दोपहर 4 बजे का था। शशांक अपने रूम में रेडी हो रहा था। शादी अग्निवंशी मेंशन में ही थी इसीलिए अविनाश और श्रिविका भी वहां आ गए थे। श्रिविका को एक मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शशांक अपनी ड्रेस पर ब्रोच लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी ओरियन अभ्रम रूम में आए। अभ्रम उसके ब्रोच को लगाते हुए बोला, हमें नहीं लगा था कि तुझे कभी ऐसे भी देख पाएंगे। फाइनली तू शादी कर रहा है, मतलब हम सब की भी लाइफ सेट हो जाएगी। हम भी अब सिंगल नहीं मरेंगे।
उसकी बात पर शशांक आंखें छोटी कर उसे घूरता है तो ओरियन हंसते हुए बोला, देर से ही सही पर हो तो रही है। शशांक उनकी बकवास इग्नोर कर अपने आप को एक बार मिरर में देखता है। उसने ब्लैक कलर की शेरवानी और ब्लैक कलर की पटियाला सलवार पहन रखा था, डार्क महरून कलर का साफा विद डार्क महरून कलर का दुपट्टा जो सलीके से सेट किया हुआ था। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। वही नूर वही तेज, वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। कोष्टक, इधर श्रिविका ने भी डार्क महरून कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो काफी सुंदर दिख रही थी। अविनाश जी जब उससे मिलने आए तो उसे देख उनकी आंखें भर आई। कोई भी पिता अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखेंगे तो भावुक तो होंगे ही। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। फिर वो उसकी नज़र उतारते हैं तो श्रिविका हंसते हुए उनके गले लग जाती है। कुछ देर बाद पूजा जी और स्मृति उससे मिलने रूम में आए तो वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये देख स्मृति और पूजा जी काफी घबरा गए। पूजा जी ने ओरियन को फोन किया और सब कुछ बता दिया। 5 मिनट बाद दादाजी और ओरियन रूम में थे। तभी अब्रम अंदर आते हुए बोला, श्रिविका कहीं नहीं मिली, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। उसकी बात सुन दादाजी परेशान होकर बोले, अब क्या होगा, क्या करे, मेहमान आ चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा जी बोली, क्या करे, कोई तो रास्ता होगा। तभी दादाजी बोले, एक रास्ता है। ये बोल वो स्मृति की तरफ देखने लगे। स्मृति को तो कुछ समझ ही नहीं आया। 1 घंटे बाद शशांक मंडप में बैठा था और पूजा जी दुल्हन को लेकर आए जिसने गुगट ले रखा था। पूजा जी उसे शशांक के बगल में बैठा देती है। वही उसके पास बैठने पर शशांक को अलग सा महसूस होने लगता है। वो एक नज़र उस पर डालता है। वही गुंगट में बैठी स्मृति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सामने 1 घंटे पहले के दृश्य चलने लग गए। फ्लैशबैक। दादाजी स्मृति के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर बोले, क्या तुम अग्निवंशी परिवार की इज्जत बचाओगी? उनकी बात सुन स्मृति सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखती है। तो दादाजी बोले, क्या तुम शशांक से शादी करोगी? उनकी बात सुन मानो स्मृति को झटका सा लगा। वो अपने हाथ छुड़ाकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? आप परेशान हैं इसीलिए ये बोल रहे हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, श्रिविका मिल जाएगी। उसकी बात पर दादाजी हाथ जोड़ते हुए बोले, इतना वक्त नहीं है बेटा, मुझे माफ करना, मैं स्वार्थी बन रहा हूं, पर एक तुम ही हो जो आज अग्निवंशी परिवार की इज्जत बचा सकती हो। प्लीज बेटा। स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दादाजी के हाथ पकड़कर बोली, पर हम ये नहीं कर सकते दादाजी। पूजा आंटी आप समझाए ना दादाजी को, हम ये शादी नहीं कर सकते। उसकी बात पर पूजा जी स्मृति के पास आए और बोली, हम जानते हैं कि ये तरीका गलत है, पर तुम बताओ बेटा, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? अब उनकी बात पर स्मृति को ऐसा लगा जैसे आगे कुआं पीछे खाए। अगर वो उनकी मदद करती तो वो खुद की और शशांक की नज़रों में गिर जाती। वो शशांक को धोखा नहीं देना चाहती थी और अगर वो उनकी मदद नहीं करती तो दुनिया अग्निवंशी परिवार पर उंगलियां उठाती और ये वो नहीं देख सकती, क्योंकि जब उसे मदद की ज़रूरत थी तब उन्हीं ने उसकी मदद की थी और जब उन्हें उसकी ज़रूरत है तो वो अपने कदम पीछे कैसे खींच सकती है। ओरियन और अब्रम को भी स्मृति की ये हालत देख काफ़ी बुरा लग रहा था। पूजा जी अब्रम, ओरियन और दादाजी जी को बाहर जाने को कहती है और आंखों से सब ठीक होने का इशारा करती है। वो सब बाहर जाते हैं तो पूजा जी स्मृति को सोफे पर बैठाकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, हम जानते हैं बेटा कि तुम शशांक को पसंद करती हो। उनकी बात सुन स्मृति हैरानी से उन्हें देखती है और वो नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। उसकी बात पर पूजा जी मुस्कुराकर बोली, तुम झूठ बोल सकती हो पर तुम्हारी आंखें नहीं। स्मृति बोली, ऐसा नहीं है, हम बस उन्हें धोखा नहीं देना चाहते। उसकी बात पर पूजा जी बोली, ये धोखा नहीं है स्मृति, बस हालत ऐसे है, और जब शशांक को पता चलेगा कि तुमने किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया तो वो तुम्हें जरूर समझेगा। उनकी बात सुन स्मृति उनके गले लगकर रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूजा जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, जब हमें कुछ समझ ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो कभी बुरा नहीं होने देते। फ्लैशबैक एंड। स्मृति काफी नर्वस हो रही थी इसीलिए वो अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। पंडित जी के कहने पर शशांक ने स्मृति को अंगूठी पहनाई और स्मृति ने भी उसे अंगूठी पहनाई। धीरे धीरे उनके फेरे भी हो गए। फिर पंडित जी ने स्मृति को मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो शशांक उसके थोड़े करीब आया, जिससे स्मृति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी आंखों से आंसू फिर जन्ने की तरह बहने लग गए। फिर शशांक ने उसकी मांग भरी जिससे कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी घिर गया। पूजा जी ने ध्यान रखा कि स्मृति का चेहरा शशांक को ना दिखे। पंडित जी बोले, अब शादी संपन्न हुई, वर वधू सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। उनकी बात सुन स्मृति की धड़कनें तेज हो गई। वही शशांक बिना भाव के उठ गया। स्मृति भी उठती है तो पंडित जी बोले, अब आप अपना घूंघट उठा सकती है।
जिसे सुन स्मृति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। स्मृति के यूं खड़े रहने पर शशांक को थोड़ा अजीब लगा। तभी दादाजी अपना गला साफ करके बोले, स्मृति अपना घूंघट उठा सकती हो। उनकी बात सुन स्मृति की सांसें तेज हो गई। वही शशांक, शिव और अविनाश को झटका लगा। स्मृति कैप्टे हाथों से घूंघट उठा लेती है, जिसे देख उन तीनों के होश उड़ गए। वही क्रियांश, प्रतीक, कर्निश के चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। फाइनली स्मृति उनकी भाभी बन गई थी। वही ओरियन, अद्विक और अभ्रम के चेहरे पर परेशानी के भाव थी, क्योंकि अब आगे जो हंगामा होने वाला था उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। शिव लगभग हैरानी से बोले, श्रीविका कहाँ है? तो दादाजी अविनाश से बोले, जरूरी नहीं जो हम फैसले ले वो हर बार सही हो। श्रीविका ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चली गई। अपने बच्चों को समझा जाता है, ना कि अपने फैसले उन पे थोपे जाते हैं। अविनाश के कदम लड़खड़ा गए और वो एक नज़र स्मृति को देख बिना कुछ बोले वहां से चले गए। मेहमान भी वहां थोड़े बहुत ही थे, बाकी सब तो पहले ही जा चुके थे। अब बचे कूचे मेहमान भी धीरे धीरे चले गए। शिव दादाजी से बोले, आपने भले ही ये शादी करा दी हो, पर मैं इस शादी को नहीं मानता, और ना स्मृति को अपनी बहू। ये बोल वो भी वहां से चले गए। उनकी बातें सुन स्मृति के पैर भारी हो गए। एक बार फिर उसकी लाल आंखें आंसुओं से भर गई। शशांक उसे एक नज़र देखकर बोला, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोल वो पंडित जी का आशीर्वाद ले लेता है। स्मृति भी खुद को संभाल आशीर्वाद लेती है। वो दादाजी के सामने जाकर उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, जिसपे दादाजी खुशी से बोले, सदा सुहागन रहो। फिर वो राजेश जी और पूजा जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो वो दोनों मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर शशांक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सब पूरे रीति रिवाजों से स्मृति का घर प्रवेश कराते हैं, नई बहू के तौर पर। स्मृति ने कभी सोचा नहीं था कि जिस घर में वो कुछ वक्त के लिए आए हैं वो अब पूरी जिंदगी वहां रहेगी। आज से स्मृति अग्निवंशी खानदान की बहू थी। स्मृति शशांक अग्निवंशी। क्या होगा आगे, क्या चल रहा है शशांक के दिमाग में? क्या शिव स्मृति को अपनाएंगे और क्या कहेंगे अविनाश श्रीविका से? एपिसोड 50। दादाजी अपने कमरे में जाके कल के बारे में सोचते हैं जब उन्हें श्रीविका का कॉल आया था। फ्लैशबैक। श्रीविका का कॉल देख दादाजी उठाते हैं तो सामने से श्रीविका बोली, हेलो दादाजी। उसकी बात पर दादाजी बोले, बोलो बेटा क्या बात है? जिस पे श्रीविका बोली, दादाजी मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती और न ही मैं शशांक की लाइफ खराब कराना चाहती हूँ। प्लीज दादाजी कुछ कीजिए। उसकी बात सुन दादाजी हैरानी से बोले, पर बेटा तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? उनकी बात सुन श्रीविका बोली, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, पर हम उस वक्त पापा को ना नहीं कह पाए, और अब मुझे एहसास हो रहा कि मेरे गलत फैसले से मैं शशांक की लाइफ भी खराब कर दूंगी। उसकी बात सुन दादाजी उसे शांत करते हुए बोले, ठीक है बेटा मैं कुछ करता हूँ। वो फोन रख अभ्रम और ओरियन के साथ पूरा प्लान बनाते हैं और श्रीविका को भी सब समझा देते हैं। फिर अभ्रम बोला, पर दादाजी स्मृति जी को फोर्स करना सही रहेगा। मेरा मतलब वो शशांक को पसंद करती भी है या नहीं, और उनकी शादी हम शशांक से ऐसे करवा दे तो क्या ये सही होगा? जिस पे दादाजी बोले, हमें लगता है कि स्मृति भी शशांक को पसंद करती है, पर वो ये कभी नहीं मानेगी। जिस तरीके से उसने शशांक की जान बचाई अपनी जान पर खेलकर, और ऐसा लोग तभी करते हैं जब सामने वाला उनके लिए काफी मायने रखता है। और मेरा मन कहता है कि शशांक और स्मृति ही एक दूसरे के लिए सही है। उनकी बात पर अभ्रम हाँ में सर हिला देता है। फिर अभ्रम ने अपने ग्रुप अपने सारे प्लान, जिसमें शशांक को छोड़ सभी लड़के थे, में मैसेज कर देता है और प्रतीक से स्मृति के लिए श्रीविका जैसा सेम लहंगा बनवाने का बोल देता है, और सुबह होते ही वो उसे लेने चले जाते हैं। दादाजी तो उम्मीद छोड़ चुके थे, पर जब उन्हें पता चला कि श्रीविका भी ये शादी नहीं करना चाहती तो उन्होंने अपना तरीका अपनाया। फ्लैशबैक एंड। दादाजी हाथ जोड़ भगवान से बोले, हे प्रभु अब आप ही मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और मैंने जो फैसला लिया वो कभी गलत मत होने देना। ये बोल वो सो गए। इधर बाहर पूजा जी स्मृति को रूम तक ले आए और बोली, हम सब जानते हैं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर हमें यकीन है तुम ये सब संभाल लोगी और चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये बोल वो उसके सिर पर प्यार से चूम देती है और उसे वही छोड़ चली जाती है। स्मृति कैप्टे हाथों से गेट खोल अंदर देखती है जहाँ कोई नहीं था। ये देख वो चैन की सांस लेती है और अंदर आके गेट बंद कर देती है। वो भारी कदमों से बैग के पास आती है और बैठ जाती है। उसके दिमाग में अचानक अपनी चाची का ख्याल आता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो खुद से बोली, अगर चाची को पता चला कि हमारी शादी हो गई तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। ये सोच उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तभी गेट खुला और शशांक रूम में आया। उसकी नज़र आते ही स्मृति पर गई तो वो एकटक उसे देखने लग गया।
गोरे रंग पर डार्क महरूम कलर का लहंगा, हाथों में महरूम चूड़ियां, खुले बाल, उसके चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर महरूम लिपस्टिक, मांग में उसके नाम का सिंदूर और नाक पर लगे हल्के सुंदर में स्मृति काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी शशांक की नज़र स्मृति की गोरी कमर पर गई तो उसने जल्दी अपनी नज़रें फेर ली। उसे अपने अंदर थोड़ी गर्मी महसूस हुई, पर उसने एक बार फिर स्मृति की ओर देखा जो उसे देख जल्दी से खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में आंसुओं को देख उसे काफी गुस्सा आया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसे अपने पास आते देख स्मृति की सांस रुक गई और वो धीरे धीरे पीछे होने को हुई, पर वो धम से बढ़ पर बैठ गई। शशांक उसके पास आया और झुक के उसके आंसू पोंछकर बोला, ध्यान रहे आइंदा ये आंखों से बाहर ना आए। अब तुम वाइफ हो मेरी और मैं नहीं चाहता लोग ये कहे कि शशांक अग्निवंशी की वाइफ रोंदू है। ये बोल वो वॉशरूम में चला गया। वही उसकी बात सुनकर स्मृति का रोना एकदम बंद हो गया। वो अपने लहंगे को समेट एक कोने में बैठ गई। दिन भर की थकान से उसे जल्दी नींद आ गई। जब शशांक बाहर आया तो स्मृति उसे कहीं नहीं दिखी। वो थोड़ा घबरा गया और इधर उधर देखा तो स्मृति को एक छोटे प्यारे से बच्चे की तरह सोता देख उसे राहत मिली। वो उसके पास आया तो पता चला कि वो गहरी नींद में है, तो उसने आराम से उसे उठाकर बेड पर सुला दिया। वो एक नज़र स्मृति को देख बालकनी में आ गया। आज जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में ही सोच रहा था। जिस लड़की को देखने भर से उसे सुकून मिलता था, आज वो लड़की उसकी पत्नी थी। इस बात की उसे खुशी हो रही थी या कुछ और, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। पर आज चांद को देख उसे काफी अच्छा लग रहा था। सुबह का वक्त, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। सूरज की किरणें स्मृति पर जाती है तो वो कसमसाते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती हैं। तभी उसे कल की बातें याद आए और वो अचानक से बैठ गई। शशांक उसके सामने सोफे पर बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि स्मृति के अचानक उठने पर वो उसे देखने लग गया। उसे देख स्मृति हड़बड़ाते हुए बेड से उठी ही थी कि लहंगे में पैर फंसने के कारण लड़खड़ाते हुए गिर गई। उसे देख शशांक ने लंबी सांस ली और वो उठने को ही हुआ कि तभी गेट खुला और कर्निश भागते हुए अंदर आया। उसे देख स्मृति अपना दर्द भूल जल्दी से खड़ी हो गई। वही शशांक को कर्निश पर काफी गुस्सा आया। कर्निश के पीछे सारे लड़के भी घिरते पड़ते अंदर आए। उन सब को देख शशांक काफी गुस्से से भर गया। वही स्मृति तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। सबको एक साथ देखकर कर्निश उसके पास आकर बोला, भाभी आप ठीक तो हैं? आप जमीन पर क्या ढूंढ रही थी? उसके मुंह से भाभी सुन शशांक को मन में काफी खुशी हुई। वही स्मृति को झटका लगा। वो आंखें बड़ी कर मन में बोली, भाभी। ओरियन अपनी सफाई में बोला, गलत मत समझना, हम बस यहाँ से जा रहे थे और जब हमने गिरने की आवाज सुनी तो बस देखने आ गए। शशांक उन सब को घूर रहा था। उसे सब पता था कि कब से ये सब लोग दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हैं। पर हमें माफ करना, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि तू अब मिंगल है तो हम नोट करके ही आएंगे। आदत है जाते जाते ही जाएगी। उसकी बात पर शशांक कुछ बोलता उससे पहले पूजा जी की आवाज आए, अरे क्या कर रहे हो तुम सब, यहाँ साइड हटो। उनकी बात पर सब साइड हो गए। फिर वो स्मृति के पास जाकर बोली, माफ करना बेटा, कल मैं भूल ही गई और तुम्हें इन्हीं कपड़ों में सोना पड़ा। जिस पे स्मृति धीरे से बोली, कोई बात नहीं आंटी। फिर पूजा जी शशांक और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, क्या आप सब बाहर जाओगे? मुझे स्मृति को तैयार करना है। जिस पे शशांक अपना लैपटॉप लेकर बाहर चला गया और उसके पीछे बाकी सब भी। आज स्मृति की शादी के बाद की कुछ रस्में थी और उसकी पहली रसोई भी। कैसा रहेगा स्मृति का सफर? क्या ये दोनों एक दूसरे को अपना पाएंगे?